नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। बुलेटिन में आज हम बात करने वाले हैं संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे रूस की, क्योंकि रूस ने यूरोप को जंग के लिए चेतावनी दे दी है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय देश जंग की तैयारियों में जुट भी गए हैं। इसके साथ ही नेटो देश रूस को उकसा भी रहे हैं। दूसरी तरफ पुतिन ने साफ कह दिया है कि वो शांति समझौता तो चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, यानी शांति समझौता कर लेंगे लेकिन शर्तें उनकी माननी होंगी। साथ ही उनका यह भी आरोप है कि शांति प्रक्रिया में जो यूरोपीय देश है वो अड़ंगा डाल रहे हैं। इस बड़ी खबर के बारे में विस्तार पूर्वक हम आगे चर्चा करेंगे और इसके साथ ही आपको बताएंगे कि आखिरकार मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ताकत के अब समीकरण बदलते जा रहे हैं। क्यों बदल रहे हैं वो भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका और सीरिया के बीच की जो दूरियां थी वो कम होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका सीरिया की मदद कर रहा है और यहां तक कि अमेरिका ने इजराइल को भी सीरिया पर हमले नहीं करने की चेतावनी दे डाली है। तो अब आप समझ जाइए कि मिडिल ईस्ट में जहां अमेरिका और बात होती थी इजराइल की, अब बात अमेरिका और सीरिया की हो रही है और सीरिया के लिए अमेरिका ने चेतावनी इजराइल को दे दी है। संयुक्त राष्ट्र ने भी सीरिया के पक्ष में एक प्रस्ताव पास कर दिया है। आखिर सीरिया अचानक इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया है, इस बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इसके साथ ही आपको ये भी समझा देंगे कि भारत की बढ़ती हुई ताकत से कितने दुश्मन हैं जो कि डरे हुए सहमे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत लगातार अपनी सेना की ताकत में इजाफा कर रहा है। भारत ने नौसेना के लिए अमेरिका से 24 1 2 3 4 नहीं बल्कि 24 सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने की डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो वही पुतिन के दौरे के दौरान रक्षा समझौते होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। 4 और 5 दिसंबर को वो भारत में रहने वाले 30 घंटे में बहुत कुछ बदलने वाला है। कौन कौन से हथियार होंगे जिसे लेकर के रूस और भारत के बीच में समझौता होगा, उसके बारे में आपको बताएंगे। भारतीय सेना की क्षमता कितनी बढ़ेगी, इसके बारे में भी आपको विस्तार से जानकारी देंगे। और चलिए अब बात करते हैं विस्फोट में रूस और यूक्रेन की। बड़ी खबर आ रही है पूर्वी यूक्रेन से जुड़ी हुई, जहां स्लोवियांस्क में बम गिराए गए हैं। 1 2 नहीं बल्कि 9 एरियल बम गिराए गए हैं और इस अटैक से रिहायशी इमारतों को खासा नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले में 8 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन पर यह बड़ा हमला रूस की तरफ से किया गया है। स्लोवियांस्क में ये बम गिराए गए हैं। 9 एरियल बम बताए जा रहे हैं जो कि गिराए गए हैं और इसकी वजह से, इस अटैक की वजह से रिहायशी इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। रूसी हमले में 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर 9 एरियल बम गिराए गए हैं। रूस की तरफ से ये एरियल बम गिराए गए हैं, जिसके बाद एक बड़ा नुकसान यहां पर देखने को मिला है। ये पूरी बिल्डिंग आग के हवाले कर दी गई है। इस बिल्डिंग में रहने वाले जो लोग थे उन्हें नुकसान भी पहुंचा है। 8 लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी मिल रही है। तो इस तरीके से एक बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है रूस की तरफ से। स्लोवियांस्क में जो बम गिरे हैं उनकी वजह से ये बड़ा नुकसान पहुंचा। ये तस्वीरें जरा देख लीजिए कि किस तरीके से इस रिहायशी बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है और इसके लिए बाकायदा प्लानिंग की गई, प्लॉटिंग की गई और इसके साथ 9 एरियल बम गिराए गए, जिसकी वजह से इमारत को ये नुकसान पहुंचा है। इस हमले में 8 लोग जख्मी हुए हैं। धमाकों की आवाज सुनी गई है, जरा आवाज सुनिए आप। धमाके जो है वो बार बार यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। जो बिल्डिंग है वो पूरी आग से जल करके खाक हो चुकी है। अब यूक्रेन से ऐसी तस्वीरें बाहर आ रही हैं कि रूस की तरफ से हमले किए जाते हैं। हालांकि यूक्रेन बराबर से मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है, लेकिन रूस की तरफ से जो हमले किए जाते हैं उसमें यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचता है। अब इस बिल्डिंग में आग लगी तो 8 लोग जख्मी भी हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर यह है कि रूसी सेना के हमलों से डोनेत्स्क दहला हुआ नजर आ रहा है। डोनेत्स्क के गवर्नर की लोगों से शहर छोड़ने की अपील भी देखी गई है। रूसी सेना के हमले हुए हैं, डोनेत्स्क में यह हमला हुआ है, जिसके बाद गवर्नर की लोगों से शहर छोड़ने की अपील भी सुनने को मिली है। गवर्नर का दावा है कि डोनेत्स्क की कई जगह हैं जो कि सुरक्षित नहीं है। ये डोनेत्स्क का वो एरिया है जहां पर रूस की तरफ से आक्रमण किया गया है। विस्फोट में आप देख सकते हैं कि ये जो विस्फोट हुआ उसके बाद किस तरीके से ये धुएं का जो गुबार है वो यहाँ पर देखा गया है। जो डोनेत्स्क के गवर्नर है वो अब ये कह रहे हैं वहां के लोगों से कि जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ दीजिए और यहाँ से चले जाइए, क्योंकि ये जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
अब दो जगह ये हमला हुआ है, कौन कौन सी जगह पर हमला हुआ है वो जान लीजिए। एक तरफ डोनेत्स्क है जिस पर ये हमला हुआ है और दूसरी तरफ स्लोवियांस्क है जहां पर 9 एरियल बम गिराए गए तो 8 लोग उसमें घायल हो गए हैं। डोनेत्स्क के गवर्नर यहां तक कह रहे हैं कि लोग शहर छोड़ दें। उनका यह भी दावा है कि डोनेत्स्क में कोई जगह अब सुरक्षित नहीं बची है, यानी हर जगह रूस की तरफ से हमले किए जा रहे हैं और यही वजह है कि डोनेत्स्क के गवर्नर कह रहे हैं कि आप शहर ही छोड़ करके चले जाइए। अब देखिए लोगों पर संकट तो मंडराया है, लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार अब जाए तो जाए कहां। यूक्रेन और रूस की जंग समय बीतने के साथ और भी ज्यादा भयंकर होती जा रही है। दोनों देश अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहते हैं। पुतिन कह रहे हैं कि हम अपनी शर्तें रखेंगे, यूक्रेन कह रहा है कि हम अपनी शर्तें रखेंगे। लेकिन इस बीच पुतिन ने यूरोप को एक बड़ी चेतावनी दी और सीधे सीधे धमकी भरे अंदाज में कह दिया है कि यूक्रेन से अगर जंग का दायरा बढ़ा तो अब यूरोप तक ये बढ़ने की आशंका हम जता रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है रूस की तरफ से कि अगर यूरोप जंग चाहता है तो रूस इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब ये मसला आखिरकार नेटो देशों तक और यूरोप तक पहुंचा कैसे, इस रिपोर्ट में समझिए। और भड़क रही है जंग की आग। यूरोप पर भड़के राष्ट्रपति पुतिन। क्या बातचीत से खत्म होगी जंग? हर बीतते दिन के साथ रूस के यूक्रेन पर हमले तेज होते जा रहे हैं। हर दिन यूक्रेन के लिए नई तबाही लेकर आता है। हर दिन यूक्रेन में तबाही की नई इबारत लिखी जा रही है। हर दिन यूक्रेन की गलियों में बर्बादी की दास्तान लिखी जा रही है। रूस की सेना लगातार यूक्रेन में आगे बढ़ रही है। रूस की मिसाइलें और ड्रोन लगातार यूक्रेन के अलग अलग इलाकों को दहला रहे हैं। एक बार फिर रूस की सेना के हमले से पूर्वी यूक्रेन दहल उठा। स्लोवियांस्क शहर में रूसी सेना ने भीषण हमला बोला। क्रेमलिन के जवानों ने एक दिन में ही 9 एरियल बम गिराए, जिससे शहर में भारी तबाही हुई। इस हमले में 2 बच्चों समेत 8 लोग जख्मी हो गए।
इनमें से एक बम रिहायशी इमारत पर भी गिरा, जिसके बाद उस इमारत से धुआं निकलता दिखाई दिया। धमाका इतना तेज था कि इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढह गया और आसपास के घरों की खिड़कियां और दरवाजे चकनाचूर हो गए। ब्लास्ट के बाद मौके पर रेस्क्यू टीमें पहुंची और काफी मशक्कत के बाद पीड़ितों को मलबे से निकाला गया। गवर्नर वादीम फिलाश्किन ने चेतावनी दी कि डोनेत्स्क में अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। उन्होंने लोगों से तुरंत ही शहर छोड़ने की अपील की। रूसी सेना इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन इस शहर को किसी भी तरह खोने का जोखिम नहीं उठा सकता, क्योंकि ये शहर यूक्रेन के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। कुछ दिन पहले ही यूक्रेन की सेना ने रूस के 2 जहाजों पर भीषण हमला किया था। रूस के 2 तेल टैंकर तबाह हो गए थे। ये दोनों ही जहाज रूस की शैडो फ्लीट का हिस्सा माने जाते थे और रूस से तेल सप्लाई कर रहे थे। यूक्रेन ने इन दोनों जहाजों पर सी बेबी ड्रोन से अटैक किया। यूक्रेन ने दावा किया कि ये जहाज अब किसी काम के नहीं रह गए। यूक्रेन की इस हिमाकत से रूस का गुस्सा बढ़ गया। और अब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ बेहद आक्रामक रणनीति अपनाई है। रूस यूक्रेन को समंदर से काट देना चाह रहा है। रूस की सेना लगातार काला सागर से यूक्रेन के ओडेसा समेत कई इलाकों पर हमले कर रही है। यूक्रेन के बंदरगाहों पर भीषण हमले किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि रूस अगर इस इलाके पर कब्जा करता है तो यूक्रेन एक लैंडलॉक देश बन जाएगा और इससे उसके व्यापारिक रूट प्रभावित हो जाएंगे और यूक्रेन को समंदर के रास्ते कारोबार करने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर होना पड़ेगा। रूस की इस रणनीति से यूक्रेन को आर्थिक नुकसान होगा, तो वहीं क्रीमिया में मौजूद रूसी ठिकाने
सुरक्षित हो जाएंगे। इसके अलावा काला सागर से होकर जाने वाला रूस का व्यापारिक रूट भी काफी हद तक सुरक्षित हो जाएगा, क्योंकि अभी यूक्रेन काला सागर के जरिए रूसी इलाकों पर लगातार हमले कर रहा है, जिससे रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रूसी सेना अब तक यूक्रेन के करीब 19% हिस्से पर कब्जा जमा चुकी है। पोक्रोवस्क के कई इलाकों पर भी रूसी झंडा फहराया जा चुका है। उधर यूक्रेन भी रूस पर लगातार हमले बोल रहा है। यूक्रेन ने रूस के क्रीमिया पर भीषण अटैक किया। यूक्रेन की सेना के ड्रोन अटैक में रूस को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। खबर है कि इस हमले में रूस की ड्रोन साइट तबाह हो गई। इसके अलावा खबर है कि मॉस्को भी यूक्रेन के हमलों से अछूती नहीं रह गई है। यूक्रेन की सेना ने मॉस्को के कुछ इलाकों को भीषण हमलों से दहला दिया। इन हमलों से शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान हुआ। जानकारी के मुताबिक हमलों के बाद से ही मॉस्को में ब्लैकआउट हो गया। खबर है कि यूक्रेन की सेना के निशाने पर रूस के 5 एयरपोर्ट हैं। इनमें मगस, नाल्चिक, व्लादिकाव्स्क, ग्रोजनी और ताम्बोव एयरपोर्ट शामिल हैं। इन एयरपोर्ट के तबाह होने से रूस की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान होगा। खबर है कि यूक्रेन के हमले के बाद से ही रूस भी अलर्ट मोड पे आ गया और इन एयरपोर्ट्स को कुछ समय के लिए बंद भी कर दिया गया। इसके अलावा जानकारी के मुताबिक ओलेनिया बेलाया एयरबेस से Tu-95 एयरक्राफ्ट को शिफ्ट भी कर दिया गया। एक और रूस और यूक्रेन के बीच जंग भीषण होती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बातचीत की प्रक्रिया भी जारी है। हालांकि इस प्रक्रिया को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ट्रंप के जिस मसौदे पर रूस काफी हद तक तैयार होता दिख रहा था, उसे यूरोपीय देशों ने नकार दिया और यूक्रेन भी उसे मानने के मूड में नहीं दिख रहा है। फ्लोरिडा में अमेरिकी अधिकारियों और यूक्रेनी प्रतिनिधियों के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद अमेरिकी प्रतिनिधियों और पुतिन के बीच बैठक हुई। हालांकि इस बातचीत में कुछ खास प्रगति होती नहीं दिख रही है। पुतिन ने यूरोपीय देशों पर पीस प्रोसेस में अड़ंगा डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि समझौते के लिए यूरोप की शर्तें ऐसी हैं जिन्हें कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर यूरोप युद्ध ही चाहता है तो रूस इसके लिए भी तैयार है।
इस बीच राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि वो यूरोप से जंग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यूरोप की ओर से जंग रोकने के लिए ऐसी शर्तें रखी गई हैं जिन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता। पुतिन के इस बयान से ये आशंका जताई जा रही है कि रूस और यूक्रेन की जंग का दायरा अब और बढ़ सकता है। यानी अब यूक्रेन के साथ चल रही जंग की आग दूसरे देशों तक फैल सकती है, या यूं कह लें कि अब तक यूक्रेन को सिर्फ मदद दे रहे यूरोपीय देश खुद भी अब इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं। यूरोप यूक्रेन को हर तरह से मदद कर रहा है ताकि रूस को हर हाल में कमजोर किया जा सके। खुफिया जानकारी के मुताबिक अब यूरोपीय देशों की सेनाएं यूक्रेन की ओर से जंग में उतर सकती हैं। फ्रांस के जवान अब यूक्रेन के जवानों के साथ जंग में आ सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो यकीनन रूस फ्रांस समेत दूसरे देशों पर हमला कर सकता है। विस्फोट में अब बात करते हैं इजराइल और हमास की, क्योंकि हमास ने एक बार फिर से सीज फायर तोड़ दिया है। दक्षिण गाजा में इजरायली सेना पर हमला किया गया है और यह हमला हमास की तरफ से किया गया है। आतंकी हमले में आईडीएफ के 5 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। तो क्या हुआ है, हमास ने दरअसल यह सीज फायर दक्षिणी गाजा में तोड़ दिया है। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना अभी भी उतरी हुई है, तो अब ऐसे में वहां पर हमास की तरफ से ये सब कुछ किया गया है और इस आतंकी हमले में आईडीएफ के जो 5 जवान हैं वो जख्मी बताए जा रहे हैं। दक्षिणी गाजा से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो जरा देखिए। यहाँ पर रेस्क्यू जरूर किया जा रहा है, यहाँ जो लोग मौजूद थे उनकी तरफ से, लेकिन अब आप ये समझ जाइए कि यहाँ सब कुछ जो हो रहा है वो हमास की वजह से हो रहा है। गाजा को लेकर के आईडीएफ की तरफ से, इजराइल की तरफ से साफ कहा गया है कि जब तक एक एक आतंकी को हम चुन चुन करके मार नहीं देंगे तब तक हम गाजा की जमीन को नहीं छोड़ने वाले हैं। यानी इजरायली सैनिक वहां पर मौजूद हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमास भी अपनी हरकतों से बाज आते हुए नजर नहीं आ रहा है। वही एक जानकारी और आ रही है कि पूर्वी राफा में आईडीएफ पर हमास का हमला देखने को मिला है। सुरंगों से निकल करके आतंकियों ने ये अटैक किया है। पूर्वी राफा में ये आईडीएफ पर हमास का हमला हुआ। यही वजह है कि राफा बॉर्डर को आईडीएफ कभी भी खाली करना नहीं चाहती है, क्योंकि वहां सुरंगें बनाई गई हैं और सुरंगों से निकल करके आतंकियों ने अटैक किया। हमले में इजराइल के 4 जवान जख्मी बताए जा रहे हैं। ये जरा देखिए, ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आई हैं वो ये बता रही है कि यहाँ पर जो सुरंगों में आतंकी रहते हैं उनकी तरफ से ये हमला किया गया है और इसकी वजह से हमले में इजराइल के 4 जवान जख्मी हो गए हैं। कहां पर यह हमला हुआ है, एक तरफ गाजा में ही यह हमला किया गया है, साउथ गाजा में किया गया है, दूसरी तरफ राफा बॉर्डर पर यह हमला किया गया है। हमास की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया है। हमास के आतंकी सुरंग बना करके रहते हैं और बार बार इस तरीके के जो अटैक है उन्हें अंजाम देते हैं। एक और हमास के हमले के बाद इजराइल हमास और इसके सहयोगियों हूती और हिजबुल्लाह से भी जूझ रहा है। दूसरी तरफ इजरायली सेना गाजा के साथ ही लेबनान और यमन पर अटैक कर रही है। लेकिन अब बात अगर मिडिल ईस्ट की जाए तो मिडिल ईस्ट में सियासी समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने इजराइल को अपने एक और सहयोगी पर हमले को लेकर के चेतावनी जारी कर दी है। अब ये कौन सा देश है जिससे लेकर के अमेरिका इजराइल को चेतावनी दे रहा है, ये बड़ा दिलचस्प है। इस रिपोर्ट में समझिए कौन सा वो देश है और क्यों ये चेतावनी दी जा रही है। कम होगा तनाव। यूएस के सीरिया से रिश्ते होंगे मजबूत। ट्रंप की नेतन्याहू को चेतावनी। मिडिल ईस्ट इन दिनों बेहद तनावपूर्ण दौर से गुजर रहा है।
ईरान अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिशों में जुटा है। उसके इजराइल और अमेरिका से अदावत जग जाहिर है। مرکز اینجا رادار قرص. तुर्की भी नेटो का सदस्य तो है, लेकिन वो अक्सर रूस के साथ खड़ा दिखाई देता है। गाजा पहले से ही जंग की आग में झुलस रहा है। इजराइल के गाजा पर लगातार हमले जारी हैं। इसके अलावा इजराइल की सेना यमन में मौजूद हूती आतंकियों और लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह आतंकियों से भी निपट रही है। इन पर भी भीषण हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अब मिडिल ईस्ट में ताकत का संतुलन कुछ बदलता दिख रहा है। अमेरिका की सीरिया से दूरियां कम होती जा रही है और हालात इस हद तक पहुंच गए हैं कि लगभग हर मामले में इजराइल के साथ खड़े रहने वाले अमेरिका ने उसे सीरिया के साथ दोस्ताना रवैया रखने की नसीहत दे दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने नेतन्याहू को चेतावनी देते हुए कहा कि वो सीरिया में ऐसे किसी भी ऑपरेशन से बचे जिससे सीरिया की सरकार को कुछ खतरा हो। खबरों के मुताबिक ट्रंप इजराइल और सीरिया के बीच सुरक्षा समझौते पर जोर दे रहे हैं। दरअसल इजराइल पर आरोप है कि उसकी सेना ने बीते दिन बेत जिन के दक्षिणी गांव में एक ऑपरेशन चलाया और इस ऑपरेशन के दौरान 13 लोगों की मौत हो गई। इसे लेकर सीरिया और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया। सीरिया के अहमद अल शरा सरकार ने इसे युद्ध अपराध करार दिया, तो वहीं इजराइल का दावा है कि उसने एक इस्लामी समूह को निशाना बनाया था। पिछले महीने ही आतंकवाद और विद्रोह की आग से झुलस रहे सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने अमेरिका का दौरा किया था। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी की। खबरों के मुताबिक इस दौरान दोनों देशों पर सुरक्षा को लेकर कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। जानकारी के मुताबिक अमेरिका सीरिया की राजधानी दमिश्क में एक नया सैन्य अड्डा बनाने की तैयारी कर रहा है और सीरिया सरकार इस काम में मदद कर रही है। इस नए सैन्य अड्डे का मकसद सीरिया और इजराइल में होने वाली घटनाओं पर नजर रखना और मानवीय मदद में सहयोग करना होगा। माना जा रहा है कि इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिका की स्थिति और ज्यादा मजबूत हो जाएगी। अमेरिका ने अहमद अल शरा को प्रतिबंधित लोगों की लिस्ट से भी हटा दिया और दावा किया कि अमेरिका क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के साथ ही सीरियाई नेतृत्व में सीरिया की राजनीतिक प्रक्रिया शुरू करने में मदद करेगा। सीरिया में अमेरिका इस्लामिक स्टेट के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। सीरिया में 60 से ज्यादा जगहों पर छापे मारकर 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये छापेमारी अलेप्पो, इदलिब, हुमा, होम्स, दायर जोर, राका और दमिश्क में की गई। सीरिया सरकार की मदद कर रही अमेरिकी सेना ने आईएसआईएस के ठिकानों पर जबरदस्त हमला किया। खुफिया सूचना के आधार पर किए गए इन हमलों में आईएसआईएस को भारी नुकसान होने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी सेना ने दक्षिण सीरिया के रिफ दमिश्क प्रांत में बड़ी कार्रवाई की। इन हवाई और जमीनी हमलों में आईएसआईएस के 15 से ज्यादा हथियारों के जखीरे पूरी तरह से तबाह हो गए। उधर संयुक्त राष्ट्र ने भी सीरिया को बड़ी राहत दी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसमें सीरिया को गोलान हाइट्स की पहाड़ियों पर किए गए अवैध कब्जे को छोड़ने के लिए कहा गया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि इजराइल को गोलान हाइट्स से 4 जून 1967 की रेखा तक वापस हटना होगा। इस प्रस्ताव को 123 देशों ने समर्थन दिया, जबकि इसके खिलाफ सिर्फ 7 वोट पड़े। कुछ दिन पहले ही खबर आई थी कि सीरिया में हूती आतंकी भी अपने पांव पसार रहे हैं। जाहिर है कि अगर अमेरिका आईएसआईएस के खिलाफ हमले कर रहा है तो उसे हूती के खिलाफ भी एक्शन में उतरना होगा। दूसरी तरफ यमन में हूती आतंकियों के ठिकानों पर बमबारी कर रहे इजराइल के लिए भी ये बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि हूती आतंकी इजराइल बॉर्डर के बेहद करीब पहुंच गए हैं। यानी कह सकते हैं कि सीरिया में अगर शांति आई तो मिडिल ईस्ट में काफी हद तक शांति छा सकती है। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं लग रहा, क्योंकि
हूती आतंकियों को ईरान से मदद मिलती रहती है और ISIS बेहद खतरनाक आतंकी संगठन है। हालांकि सीरिया की सरकार अमेरिका के साथ है और उसे एक सैन्य अड्डा बनाने में मदद कर सकती है, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में अब बात करेंगे भारतीय सेना की बढ़ती ताकत की। जहां एक ओर अमेरिका से नई डिफेंस डील पर मोहर लग चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर पुतिन के दौरे से भारत को कई उम्मीदें भी हैं। अब माना यह जा रहा है कि इस दौरान भारतीय सेना के लिए नए हथियार भी खरीदे जा सकते हैं, जो भारतीय सेना की ताकत में और ज्यादा इजाफा करेंगे। S-400 के बाद अब बात S-500 की होने लगी है। अब भारतीय सेना की ताकत में इजाफा अमेरिका से खरीदे गए रक्षा उपकरणों से और साथ ही रशिया के साथ होने वाली डिफेंस डील से कैसे होने वाली है, ये रिपोर्ट में समझिए। और बढ़ेगी इंडियन नेवी की ताकत। अमेरिका से आएंगे सी हॉक हेलीकॉप्टर। करीब 8,000 करोड़ की डील सील। भारत लगातार अपनी ताकत में इजाफा कर रहा है। एक के बाद एक नए हथियार और डिफेंस सिस्टम्स खरीदे जा रहे हैं। जवानों के हाथों में अत्याधुनिक हथियार आ रहे हैं, जो यकीनन देश के दुश्मनों के लिए कड़ा संदेश है। दरअसल हिंद महासागर में मौजूद श्रीलंका और बांग्लादेश में चीन पैठ जमा रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान भी लगातार भारत के लिए चुनौती पेश करता रहता है। इसे देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है, ताकि समंदर में देश की सीमा की हिफाजत की जा सके। नेवी को मजबूत करने की दिशा में भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारत ने अमेरिका के साथ 7,995 करोड़ रुपए की डील साइन की है। इस डील के तहत भारत अमेरिका से सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच 946 मिलियन डॉलर यानी करीब 7,995 करोड़ रुपए की बड़ी डिफेंस डील हुई है। इससे भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। यह डील अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ की है। MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर बहुत ही एडवांस हेलीकॉप्टर हैं। इन्हें रोमियो भी कहा जाता है। ये हेलीकॉप्टर आज दुनिया के सबसे ताकतवर नौसैनिक हेलीकॉप्टरों में से एक है। ये आधुनिक रडार, सोनार, मिसाइल और टारपीडो सिस्टम से लैस होते हैं। इस डील के तहत भारत अमेरिका से 24 सी हॉक हेलीकॉप्टर सप्लाई किए जाएंगे। ये डील बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि इसमें भारतीय नौसेना को सी हॉक हेलीकॉप्टर सप्लाई करने के साथ ही उनके रख रखाव, स्पेयर पार्ट्स, जवानों को ट्रेनिंग, हेलीकॉप्टर की रिपेयरिंग और टेक्निकल सपोर्ट भी सुनिश्चित करने होंगे। ये समझौता अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत कर सकता है। हेलीकॉप्टर समंदर में बहुत अहम रोल प्ले कर सकता है। इसका मुख्य काम दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढना और उन्हें नष्ट करना है। ये समुद्र में जहाजों पर हमला करने के साथ ही सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला सकता है। ये हेलीकॉप्टर लोगों और सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की भी जिम्मेदारी निभा सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के दौरान भारत और रूस के बीच अहम समझौते हो सकते हैं।
माना जा रहा है कि इस दौरान रूस के S-500 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता हो सकता है। इससे पहले भारत ने रूस में बने S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे थे। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में तबाही मचाने में अहम भूमिका निभाई थी। भारतीय सेना के लिए S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद भी हो सकती है। यह S-400 का बेहतर वर्जन है। ये कई मामलों में बिल्कुल अलग हथियार प्रणाली है। S-400 जहां 400 किलोमीटर तक मार कर सकता है, जबकि S-500 की मारक क्षमता लगभग 500 से 600 किलोमीटर तक है। S-400 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूद लक्ष्यों को भेद सकता है, जबकि S-500 करीब 180 से 200 किलोमीटर ऊंचाई पर मौजूद टारगेट को भी तबाह कर सकता है। S-500 एयर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करता है। S-400 केवल विमान, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों का मुकाबला कर सकता है, जबकि S-500 लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का भी मुकाबला कर सकता है। खबर है कि यह हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहनों के खिलाफ भी प्रभावी है। भारत अपनी रक्षा प्रणाली और नौसेना के साथ ही वायुसेना को भी मजबूत करने जा रही है। पुतिन के दौरे के दौरान एयरफोर्स के लिए विमानों की खरीद पर भी समझौता हो सकता है। भारत 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की खेप खरीदने की प्रक्रिया में है। पुतिन के दौरे में रूस के सुखोई 57 फाइटर जेट की सप्लाई की संभावना पर बातचीत हो सकती है। खबरों के मुताबिक रूस इसकी 70% टेक्नोलॉजी देने को भी तैयार है। मतलब कुछ समय बाद इसका भारत में ही प्रोडक्शन भी हो सकता है। साफ है कि भारत अपनी ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। अमेरिका से हुई डील और पुतिन के दौरे के दौरान संभावित डील इसी चेन की अहम कड़ी है। माना जा रहा है कि इन हथियारों के मिलने के बाद भारतीय सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, जो चीन और पाकिस्तान के लिए कड़ा संदेश साबित हो सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो भारत अमेरिका से 24 सी हॉक हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहा है। ये डील 7,995 करोड़ रुपए की हुई है। अब आइए आपको बताते हैं कि इस हेलीकॉप्टर के आने के बाद नेवी की जो ताकत है वो कितनी ज्यादा बढ़ने वाली है। समुद्री ऑपरेशन में सी हॉक हेलीकॉप्टर का रोल काफी अहम होने वाला है। 24 सी हॉक हेलीकॉप्टर जो है वो भारत खरीदने की तैयारी में है। कई ऑपरेशन में एक साथ शामिल हो सकता है ये सी हॉक। इसके अलावा आपको बताएं कि ये दुश्मन की सबमरीन को ढूंढ करके तुरंत खत्म करने में भी सक्षम है, तो ये इसकी ताकत को और ज्यादा बढ़ा देता है। समुद्र में जहाजों पर हमला करने की क्षमता इसके पास है और इसीलिए भारत की जो अब नेवी है वो और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी। सर्च मिशन के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी ये सक्षम है, यानी कि मल्टी फंक्शनल है। सर्च मिशन के साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन अगर चलेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब भारत के साथ जो S-400, S-500 यानी कि रूस के साथ जो सुरक्षा समझौते होंगे उसमें S-400 और 500 के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझ लीजिए। S-400 भारत के पास है। S-500 को लेकर के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ चर्चा अब होने वाली है जब वो भारत की यात्रा पर हैं। S-400 की अगर रेंज की बात करूं तो 400 किलोमीटर है, लेकिन 500 की जो रेंज है वो 500 से 600 किलोमीटर दूर तक की है, यानी वो निशाना वहां तक भेद सकती है। ऊंचाई इसकी 30 किलोमीटर है, लेकिन S-500 की जो ऊंचाई यानी कि टारगेट की ऊंचाई को मापने की क्षमता वो 180 से 200 किलोमीटर तक है। इसके अलावा निशाना किसे किसे ये S-400 बना सकता है? विमान को, ड्रोन को, क्रूज मिसाइलों को। लेकिन जो S-500 है वो विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, ये ऐसी मिसाइलों को कहीं ना कहीं भेद सकता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे के दौरान डिफेंस डील पर दस्तखत होने की उम्मीद जताई जा रही है। माना यह जा रहा है कि इस दौरान रूस से भारत को S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम देने को मंजूरी मिल सकती है। हालांकि भारत के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम पहले से ही मौजूद है और इसका उपयोग बाकायदा किया भी गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब आप समझिए कि S-400 के मुकाबले S-500 कितना ज्यादा बेहतर साबित होगा, क्योंकि जहां एक ओर S-400 की रेंज 400 किलोमीटर है तो वहीं दूसरी ओर S-500 की जो रेंज है वो 500 से 600 किलोमीटर की दूरी तक को दुश्मन को नेस्तनाबूद कर सकता है। यही मैं आपको समझा रही थी कि देखिए S-400 जो है वो 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूदा दुश्मन के प्रोजेक्टाइल को निशाना बना सकता है, लेकिन 500 इससे कहीं ऊपर तक यानी कि 180 से 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर मौजूदा दुश्मन के हथियारों को गिराने की क्षमता रखता है। S-400 जहां विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइलों को गिरा सकता है एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर, क्योंकि ये काम करता है, तो वहीं जो S-500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो ड्रोन को, विमान को, क्रूज मिसाइलों के अलावा जो बैलिस्टिक मिसाइल भेजी जाती है, हाइपरसोनिक हथियार भेजे जाते हैं, उन्हें तक नष्ट करने की क्षमता रखता है। S-400 शहरों की रक्षा के लिए एकदम सटीक है। ऑपरेशन सिंदूर में उसने बताया भी कि किस तरीके से वो रक्षा कर सकता है। लेकिन वहीं अगर 500 की बात की जाए तो शहरों के साथ ही महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा में भी इसे तैनात किया जा सकता है। तो विस्फोट में आपने समझा कि आखिरकार पूरे देश और दुनिया में चल क्या रहा है।